नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका एग्जाम एडिटर में। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रोमियर एंड टेलोमियर। तो ये हमारा इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट रहेगा। पार्ट फर्स्ट हम बात कर लेंगे यहाँ पर। ये हमारा रहेगा यहाँ पर पार्ट फर्स्ट। ठीक है। और पहले इस पार्ट फर्स्ट के अंदर जो है हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रोमियर की। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर टीलोमियर की। ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा। तो जल्दी से जो है आप लोग कनेक्ट हो जाइए, जुड़ जाइए जल्दी से। और कोई भी अगर कमेंट है आपका तो वो मुझे बताइए। ठीक है, चलिए। ओके, तो ये हमारा, तो मैं एक बार स्टेटस को शो कर देता हूँ। ओके, अपडेट सक्सेसफुली। ओके, चलिए शुरू करें। जल्दी से जल्दी अपना कमेंट बॉक्स जो है वो ऑन रखिए आप। ओके, ठीक है जी, बिल्कुल। ओके, ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रोमियर एंड टेलोमियर। तो इसको हम लिख लेते हैं पहले टॉपिक को। हमारा जो टॉपिक है आज का, ये टॉपिक रहेगा हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रोमियर, ऑफ सेंट्रोमियर एंड टीलोमियर, एंड टीलोमियर। ठीक है, इसमें से हम जो है आज बात करेंगे किसके बारे में, केवल सेंट्रोमियर के बारे में। ठीक है, तो देखिए सेंट्रोमियर क्या है, पहले तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि आपका जो सेंट्रोमियर होगा वो किस तरह का है। तो सेंट्रोमियर के बारे में हम जान चुके हैं कि सेंट्रोमियर जो है हमारा वो एक हेटेरोक्रोमेटिक पार्ट है, जो दो क्रोमोसोम, जो क्रोमेटिड्स होते हैं उनके बीच में स्थित होता है। उसको ही हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। किस तरह का होता है, तो हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं इसको। ये देखिएगा, ये ठीक है। ये वाला जो पोर्शन होगा ये हमारा क्या कहलाएगा, सेंट्रोमियर कहलाएगा। ठीक है, ये सेंट्रोमियर है। अब ये जो सेंट्रोमियर है ये किस तरह का होता है, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होती है वो किस तरह की होती है, यहाँ पर पाई जाने वाली प्रोटीन जो होती है वो किस तरह की होती है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो देखो, अगर सेंट्रोमियर की बात करें तो ये एक प्रकार का यूनिक रीजन होता है। कैसा रीजन होता है, यूनिक। यूनिक मतलब स्पेशल टाइप का रीजन होता है। तो यहाँ लिख देते हैं हम, इट इज ए यूनिक रीजन। ठीक है ना, यूनिक रीजन होता है, ये बहुत ही यूनिक टाइप का रीजन है। मतलब कि अलग तरह का पार्ट होता है पूरे सिस्टम से। पूरा जितना भी इसका टाइप होता है, जैसे सेंट टेलोमियर है, या आपका टेलोमियर है, यहाँ पर पाए जाने वाले बैंड्स है, उन बैंड्स के आधार पर अगर हम बात करें तो ये अलग ही टाइप का होता है, क्योंकि यहाँ पर डीएनए के साथ साथ क्या पाई जाती है, प्रोटीन भी पाई जाती है, इसलिए इसको यूनिक माना जाता है। ठीक है, तो इट इज, वैसे तो सारा डीएनए ही पर्टिकुलर पार्ट पे यूनिक होता है, लेकिन स्पेशली अगर हम सेंट्रोमियर की बात करेंगे तो ये जो सेंट्रोमियर है आपका, ये सेंट्रोमियर भी यहाँ पर एक यूनिक रीजन लेके रहता है। ठीक है, तो इट इज ए यूनिक रीजन ऑफ क्रोमोसोम, ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम का एक ये ऐसा रीजन है, यूनिक रीजन। ठीक, ये, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। इसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं ये एक प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है। इट हैव ए, इट हैव ए प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, इसके पास क्या होता है, एक प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होता है। कंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है बिल्कुल एक खांच। कंस्ट्रिक्शन को क्या बोलेंगे हम, खांच बोलेंगे। तो यहाँ पर एक प्राइमरी खांच होती है जो इस रीजन के ऊपर या इस पार्ट के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, ये
वो रीजन होता है जहां पर दो क्रोमेटिड आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो हम लिख लें इस बात को भी यहाँ पर, क्या लिखेंगे, एट दिस टू क्रोमेटिड्स, कितने क्रोमेटिड जुड़े होते हैं, टू क्रोमेटिड्स रिमेन joined टुगेदर, टू क्रोमेटिड्स रिमेन joined टुगेदर, ठीक है, टुगेदर, मतलब यहाँ पर दो जो क्रोमेटिड होते हैं वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। बात समझ में आ गई, दो क्रोमेटिड है वो यहाँ पर आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड कॉम्प्लेक्स पाया जाता है प्रोटीन का, जिसे हम बोलते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, ऑन इट स्पेशलाइज्ड ऑन इट स्पेशलाइज्ड देखो जो प्रोटीन है वो यहाँ पर स्पेशली और जगह पर इतनी प्रोटीन नहीं है जितनी यहाँ पर है, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। तो ऑन इट स्पेशलाइज्ड डीएनए डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स क्या है, यहाँ पर डीएनए प्लस प्रोटीन है। डीएनए प्लस प्रोटीन कौन सी है, यहाँ पर काइनेटोकोर प्रोटीन है, काइनेटोकोर प्रोटीन, ठीक है। ये काइनेटोकोर प्रोटीन जो है यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इस जगह पर डीएनए स्पेशलाइज्ड डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, यहाँ पर असेंबल्ड होता है, क्या होता है, असेंबल्ड, ठीक है। यहाँ पर ये जो डीएनए का प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, डीएनए प्रोटीन का जो कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ पर क्या होता है, असेंबल्ड होता है। बात समझ में आ गई, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो भी क्रोमोसोम होते हैं इनमें दो काइनेटोकोर होते हैं, दो काइनेटोकोर होते हैं, एक इस साइड में होता है और एक इस साइड में होता है। जैसा कि यहाँ डायग्राम हमने बना रखा है, अब मैं यहाँ पर एक डायग्राम और बना देता हूँ जिससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये जो काइनेटोकोर है वो किस तरह से प्रेजेंट होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ हम इस काइनेटोकोर को इस तरह से बना सकते हैं, ये हमारा डीएनए सेगमेंट है, ये हमारा डीएनए सेगमेंट है, ठीक है। यहाँ पर इस साइड में एक प्रोटीन है और इस साइड में भी एक प्रोटीन है, ठीक है। ये भी एक काइनेटोकोर प्रोटीन है, कौन सी प्रोटीन है, काइनेटोकोर प्रोटीन, ठीक है। और ये भी कौन सी प्रोटीन है, काइनेटोकोर प्रोटीन, काइनेटोकोर प्रोटीन, काइनेटोकोर प्रोटीन, ठीक है। तो इधर भी काइनेटोकोर प्रोटीन है और इधर भी काइनेटोकोर प्रोटीन, तो दोनों तरफ क्या है, काइनेटोकोर प्रोटीन है। अब ये जो काइनेटोकोर प्रोटीन है ये दो भाग में पाई जा रही है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हम मॉलिक्यूलर असेंबली पढ़ रहे हैं इसकी, इसलिए हमें और डिटेल में इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ईच क्रोमोसोम ईच क्रोमोसोम हैव हैव टू काइनेटोकोर प्रोटीन, टू काइनेटोकोर, ठीक है, टू काइनेटोकोर प्रोटीन, वन ऑन ईच सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। प्रत्येक सिस्टर क्रोमेटिड पर एक काइनेटोकोर प्रोटीन प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में होती है, इनका जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है। इन प्रोटीन्स का डायरेक्शन जो है वो किस तरफ में है, अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे के अपोजिट होती है, ठीक है। यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं, फेसिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, फेसिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में ये फेस आउट होती है। बात समझ में आ गई। तो ये प्रोटीन है हमारी काइनेटोकोर प्रोटीन। अब ये जो काइनेटोकोर प्रोटीन होती है यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स आकर बाइंड होती है। तो ये जो काइनेटोकोर प्रोटीन है इससे कौन बाइंड होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स आकर यहाँ पर बाइंड होती है इस तरीके से, ठीक है। जो एक क्रोमोसोम को, एक क्रोमेटिड को एक तरफ में और दूसरे क्रोमेटिड को दूसरी तरफ में ले जाने का काम करती है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो हम यहाँ पर ये वाली बात भी लिखेंगे, ठीक है। दीज काइनेटोकोर these kinetochore are site of are site of
binding of these kinetochore are site of binding of microtubules, binding of microtubules, ये जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के बाइंडिंग की साइट्स होती है। मतलब कि यहाँ पर जो है काइनेटोकोर, ये जो काइनेटोकोर है इस पर क्या बाइंड होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर। क्या बोलेंगे इनको हम, स्पिंडल फाइबर बोलेंगे। तो ये स्पिंडल फाइबर जो होते हैं यहाँ पर आकर बाइंड हो जाते हैं। किस पर आकर बाइंड होते हैं, काइनेटोकोर प्रोटीन पर। और काइनेटोकोर प्रोटीन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट में फेस होती है, मतलब कि एक दूसरे के अपोजिट होती है। और दो पाई जाती है, कितनी पाई जाती है, दो काइनेटोकोर प्रोटीन यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है। अब ये जो प्रोटीन है यहाँ पर, ये जो प्रोटीन है जिसके साथ में ये माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, प्रोटीन के साथ में ये माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पर जुड़ी हुई है, यही क्रोमोसोम को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, मतलब एक जगह पर जहां पर मेटाफेज स्टेज होती है, उस मेटाफेज स्टेज से कहाँ ले जाती है, ये इनको खींच कर पोल्स के ऊपर लेके जाती है। ठीक है, पोल्स के ऊपर खींच के ले जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इस चीज को, these microtubules assist in the movement of क्रोमोसोम। ठीक है, ये जो क्रोमोसोम का जो मूवमेंट है ये कहाँ, कौन सी फेज में होता है, तो एनाफेज में होता है, ये हमें पता है। जैसे ड्यूरिंग एनाफेज, ठीक है ना, एनाफेज के दौरान ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स इन क्रोमोसोम के मूवमेंट को क्या करती है, असिस्ट करती है। क्रोमोसोम के मूवमेंट को असिस्ट करती है, यानी कि क्रोमोसोम को लेके जाती है। किस दौरान लेके जाती है, ये एनाफेज अवस्था के दौरान लेके जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर जो डीएनए सेगमेंट होता है वो किस तरह का होता है, और उसका जो सीक्वेंस होता है वो किस तरह का होता है। ठीक है, तो यहाँ इस सेंट्रोमियर पर जो डीएनए सेगमेंट पाया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो एक बार फिर से मैं एक डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पर छोटा सा, ताकि हमें उसके बारे में जानकारी हो सके। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये आपका डीएनए सेगमेंट है इस तरीके से, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है आपका, ये प्रोटीन जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर ये इस तरीके से प्रोटीन जो है वो जुड़ा हुआ है। ठीक, एक प्रोटीन इधर है और इधर हम एक दूसरा प्रोटीन, सेम प्रोटीन अलग कलर में हम यहाँ पर बना देते हैं इस साइड में। बात समझ में आ गई, ये इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, दो प्रोटीन है यहाँ पर, दोनों प्रोटीन सेम है, साइज स्ट्रक्चर सब कुछ सेम है, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर प्रेजेंट होती है। हमने अलग अलग कलर पे इनको शो किया। ठीक, ज्यादा इसमें दिक्कत वाली बात। चलिए, अब यहाँ पर जो डीएनए सीक्वेंस होता है वो ही सेंट्रोमियर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये जो सेंट्रोमियर वाला पार्ट है, यही पार्ट दोनों क्रोमोसोम को सेग्रीगेट करवाने का काम करता है। सेग्रीगेट का मतलब होता है यहाँ से ये दूसरी जगह पहुंचे, मतलब इनको अलग करना। सेग्रीगेशन का मतलब क्या है, अलग करना। ठीक है, मतलब ये एक तरीके से सेग्रीगेशन का काम करता है। ठीक, एक बार इसको मैं वापस से बना देता हूँ, चलो छोड़ गया। तो यहाँ पर ये आपका डीएनए है, और ये जो डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये इन दो प्रोटीन के साथ में अटैच है, दो प्रोटीन यहाँ पर जुड़ी हुई है। अब ये जो दो प्रोटीन यहाँ पर जुड़ी हुई है, इन प्रोटीन की यहाँ जो सेगमेंट है, मतलब इस जगह पर जो डीएनए है, ये यहाँ पर जो डीएनए जुड़ा हुआ है, मेरी बात ध्यान से समझ रहे हैं, ये जो डीएनए है, ये डीएनए वाला जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट सेंट्रोमियर कहला रहा है। मतलब इस डीएनए में ही कोई कहानी है, और वो कहानी क्या है कि यही पार्ट सेग्रीगेशन डिवाइस कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि यही पार्ट दो क्रोमोसोम को अलग अलग करता है। ये देखो एक क्रोमेटिड ये है। अब इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, मतलब समझने के लिए हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि ये एक क्रोमेटिड है, ये इसका सेंट्रोमियर है, ये दूसरा क्रोमेटिड है, और ये इसका सेंट्रोमियर है। समझ में आ गया आपको, बिल्कुल सिंपल बात है। तो ये जो सेंट्रोमियर वाला पोर्शन है, ये सेंट्रोमियर वाला पोर्शन इसको कहाँ, दूसरे रूप में ले जाने का काम करवाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर जो डीएनए है वही ये काम करवाने के लिए इसको रेस्पॉन्सिबल होता है। तो हम यहाँ ये बात लिख सकते हैं इजी वे में। चलिए लिख देते हैं हम, द डीएनए सीक्वेंस, द
देखो ये जो डीएनए सीक्वेंस है यहाँ पर शॉर्ट में लिख देते हैं चलो। ये जो डीएनए सीक्वेंस होता है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, सेंट्रोमियर को। रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है ये रिप्रेजेंट करता है सेंट्रोमियर को, ठीक है ना, ये सेंट्रोमियर को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो सेंट्रोमियर है ये सेंट्रोमियर कहलाता है आपका सेग्रीगेशन डिवाइस। क्या कहलाता है ये, सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन या सेग्रीगेशनल बोल दो, सेग्रीगेशनल डिवाइस कहलाता है। सेग्रीगेशनल डिवाइस क्यों बोल रहे हैं हम इसको, सेग्रीगेशनल डिवाइस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये दोनों क्रोमोसोम को अलग अलग करेगा, यहाँ से इन दोनों क्रोमोसोम को मूव कराएगा, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, सेग्रीगेशन या सेग्रीगेशनल डिवाइस बोल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो डीएनए है वही क्या है, वो डीएनए सीक्वेंस क्या है, सेंट्रोमियर है। मतलब इस सेंट्रोमियर पर कोई इंफॉर्मेशन जो है वो होती है जिसकी वजह से यहाँ पर ये प्रोटीन आकर जुड़ती है। बिना इसकी इंफॉर्मेशन के ये प्रोटीन यहाँ पर आकर नहीं जुड़ सकती। इसका मतलब इसके पास कुछ तो है, ठीक है, यानी कि इसके पास वो इंफॉर्मेशन है जिससे ये प्रोटीन यहाँ आकर जुड़ सके। अदरवाइज कोई दूसरा ऐसा टूल तो होगा नहीं भाई वैसे ही जबरदस्ती आकर जुड़ जाए, है ना। जैसे ये काइनेटोकोर प्रोटीन टेलोमियर पर भी आकर जुड़ सकती है अगर उसके पास वो सीक्वेंस होती तो, बिल्कुल ठीक है बात। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये सेंट्रोमियर है इसके पास में सेंट्रोमियर कंटेन, सेंट्रोमियर कंटेन इंफॉर्मेशन। सेंट्रोमियर के क्या है, सेंट्रोमियर के पास क्या है, इंफॉर्मेशन है। किस तरह की इंफॉर्मेशन है उसके पास में, उसके पास इंफॉर्मेशन है कि वो काइनेटोकोर को वहां पर असेंबल कर सके, ठीक है। तो सेंट्रोमियर कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर 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 assembling of काइनेटोकोर, ठीक है। मतलब कि इस सेंट्रोमियर के पास में वो इंफॉर्मेशन है जिस इंफॉर्मेशन की वजह से ये सेंट्रोमियर क्या कर सकती है, काइनेटोकोर को असेंबल करवा सकती है, यानी कि यहाँ पर आकर प्रोटीन को ये जुड़वा सकती है। इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, सेग्रीगेशन डिवाइस बोल देते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शन करती है एज ए एमटॉक। इसका फंक्शन होता है ये जो आपका सेंट्रोमियर होता है, इस सेंट्रोमियर का फंक्शन है, क्या फंक्शन है इसका, ये इसका फंक्शन होता है ये जो प्रोटीन होती है इस प्रोटीन का फंक्शन, इस सेंट्रोमियर का फंक्शन तो ये है कि इसने काइनेटोकोर को यहाँ पर क्या कर दिया, बाइंड करवा दिया, ठीक है। अब ये जो काइनेटोकोर प्रोटीन है, ये आपका जो काइनेटोकोर प्रोटीन है इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है। इसका स्पेसिफिक फंक्शन क्या है कि ये माइक्रोट्यूब्यूल को यहाँ पर ऑर्गेनाइज करती है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, एमटॉक बोल देते हैं। इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन, इसका फंक्शन है फंक्शन एज एमटॉक। एमटॉक का मतलब होता है माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर, ठीक है। इस एमटॉक का मतलब क्या होता है, इस एमटॉक का मतलब होता है माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर, समझ में आ गया। मतलब यहाँ पर आकर माइक्रोट्यूब्यूल जुड़ती है। देखो हमने कहा कि यहाँ पर डीएनए के पास में एक सीक्वेंस है, डीएनए के पास कोई सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस की वजह से ये सीक्वेंस रिप्रेजेंट करती है किस चीज को, सेंट्रोमियर को। बात समझ में आ गई, ये सीक्वेंस किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सेंट्रोमियर को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये जो सेंट्रोमियर है इस सेंट्रोमियर के पास में एक इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में होगी, डीएनए की फॉर्म में होगी, क्योंकि यहाँ पर डीएनए सीक्वेंस ही है। ये इन्फॉर्मेशन की वजह से ये काइनेटोकोर प्रोटीन को यहाँ पर क्या कर लेता है, बाइंड कर लेता है। मतलब ये काइनेटोकोर प्रोटीन यहाँ पर आकर जुड़ जाते हैं, ठीक है। अब ये काइनेटोकोर प्रोटीन का भी कोई फंक्शन होगा, क्यों आ रही है भाई, किसी न किसी कारण से तो आ रही होगी। तो ये इसलिए आ रही है क्योंकि ये यहाँ पर क्या कर सके, माइक्रोट्यूब्यूल को ऑर्गेनाइज करवा सके, माइक्रोट्यूब्यूल का ऑर्गेनाइजेशन कर सके, ताकि ये माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पर जुड़ सके। इसलिए ये बनाती है एमटॉक सेंटर, ठीक है। क्या बनाती है, एमटॉक बनाती है। एमटॉक का मतलब है माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर, यहाँ पर प्रिपेयर करती है, बनाती है, ठीक है। अब देखो वैसे तो क्या है कि सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल अगर यहाँ पर अटैच होती है तो वो भी इस क्रोमोसोम को सेग्रीगेट कर सकती है, लेकिन फिर भी बहुत सारी माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पर आकर जुड़ती है। जैसा कि हमने डायग्राम में देखा ना, यहाँ पर देखो इस डायग्राम में एक यहाँ पर आ गई, एक आ गई, ये आ गई, ये आ गई, है ना, ये इस तरह के स्पिंडल फाइबर आ गए।
वैसे तो जनरली एक स्पिंडल फाइबर से भी काम चल सकता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्पिंडल फाइबर आकर जुड़ते हैं ताकि क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन किसी भी परिस्थिति में रुके नहीं। ठीक है, अगर सेग्रीगेशन रुक जाएगा तो कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए सेग्रीगेशन किसी भी परिस्थिति में, चाहे जो परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में करवाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए ये माइक्रोट्यूब्यूल की संख्या भी यहाँ पर क्या कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है। समझ में आ रहा है बात? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, हम ये कह सकते हैं कि ये जो एमटोक होता है, इस एमटोक पर सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल आकर जुड़ती है। हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो एमटोक है आपका, इस एमटोक पर क्या होता है, सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल का जुड़ना भी सफिशिएंट है। लेकिन फिर भी क्या होता है, लेकिन फिर भी ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है इनकी संख्या को ज्यादा रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? उसका रीजन ये है कि अगर मान लो गलती से एक ही ट्यूब लगाए, एक ही माइक्रोट्यूब्यूल्स लगा दी, यानी कि एक ही स्पिंडल फाइबर लगा दिया, और गलती से किसी कारण से वो माइक्रोट्यूब्यूल काम करना बंद कर दे या उसका फंक्शन बंद हो जाए, तो क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन नहीं होगा। क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन नहीं होगा तो वो क्रोमोसोम जिसका सेग्रीगेशन नहीं हुआ वो दूसरी सेल के अंदर एंटर कर जाएगा, तो वहां पर गुणसूत्र का नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। गुणसूत्र का जो नंबर है वो, क्रोमोसोम का जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा, और दूसरी सेल में वही क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इस वजह से दोनों सेल क्या हो जाएंगी, एबनॉर्मल हो जाएंगी। एबनॉर्मल हो जाएंगे तो फंक्शनल नहीं रहेगी। क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि वैसे तो सॉरी, सिंगल जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो सफिशिएंट होती है। वो सफिशिएंट होती है, किसमें सफिशिएंट होती है, सेग्रीगेट करने में, क्रोमोसोम को क्रोमोसोम के सेग्रीगेशन में, है ना। सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल सफिशिएंट फॉर सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन। बट बहुत सारी माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पर ऐड की जाती है। बट many microtubules are attached। ठीक है, बहुत सारी माइक्रोट्यूब्यूल को यहाँ पर क्या किया जाता है, अटैच किया जाता है। ठीक, अब ये जो बहुत सारी माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, वैसे देखा जाए तो ह्यूमन के अंदर कितनी होती है, तो ह्यूमन के अंदर ये 20 से 40 के लगभग माइक्रोट्यूब्यूल को अटैच किया जाता है। लेकिन जैसे आप देखोगे ईस्ट के अंदर, तो ईस्ट के अंदर केवल एक ही होती है। तो हम एग्जाम्पल निकले, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे ईस्ट की बात करें हम, तो ईस्ट में सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल ही ज़्यादातर अटैच की जाती है, सिंगल। और अगर आप ह्यूमन की बात करोगे तो ह्यूमन के अंदर ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं इनके नंबर होते हैं लगभग 20 से लेकर 40 तक, एक साइड 20 से लेकर 40 तक, मतलब 20 इधर 20 इधर, इस तरह से ये जो है 40 के लगभग माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पर अटैच कर दी जाती है। बात समझ में आ गई? अब ये जो सेंट्रोमियर होता है, इस सेंट्रोमियर पर जो डीएनए होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रोमेरिक डीएनए। ठीक है, अभी तक तो हमने देखा कि ये काम करते क्या है, किस तरह के होते हैं। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर डीएनए सीक्वेंस होता है, ये डीएनए सीक्वेंस ये रिप्रेजेंट करता है कि ये सेंट्रोमियर है, और ये सेंट्रोमियर क्या है, एक प्रकार का सेग्रीगेशनल डिवाइस है। इस सेग्रीगेशनल डिवाइस के पास में इंफॉर्मेशन होती है काइनेटोकोर को असेंबल करने की। काइनेटोकोर का काम होता है एमटोक का फॉर्मेशन करना, ठीक है ना, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऑर्गेनाइजेशन का काम करना। अब माइक्रोट्यूब्यूल जो होती है वो यहाँ पर या तो एक जुड़ सकती है या एक से ज्यादा जुड़ सकती है। तो सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल जुड़ती है उससे भी काम चल जाता है, जैसे कि ईस्ट के अंदर सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल से भी काम चल सकता है, लेकिन ह्यूमन के अंदर इनको जोड़ा जाता है 20 से 40। ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब देखो, अगर आपके पास में ईस्ट है और आपने ईस्ट को ग्रो कर रखा है या उसका फर्मेंटेशन लगा रखा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं भैया, है ना। अगर मान लो सेग्रीगेशन हो जाता है, सेल एबनॉर्मल हो जाती है, तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ह्यूमन में ऐसा हो गया तो सब कुछ क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो इस वजह से माइक्रोट्यूब्यूल की संख्या को यहाँ पर ज्यादा रखा जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब यहाँ जो सेंट्रोमेरिक डीएनए होता है, जो डीएनए है किसके पास में, सेंट्रोमियर के पास में, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हमारा फिर से एक बार डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर ये आपका सेंट्रोमियर का डीएनए है, और इसके पास में क्या है, यहाँ पर एक प्रोटीन है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, काइनेटोकोर प्रोटीन। ये भी क्या हो गई आपकी, काइनेटोकोर प्रोटीन। ये आपका क्या है, डीएनए। अब तो आपको समझ में आ गया, तो मैं डबल कलर में नहीं बना रहा हूँ, सिंगल कलर में यहाँ पर मैंने ये बना। ठीक है, दोनों तरफ क्या है, डीएनए। तो ये जो डीएनए है, ये डीएनए क्या बना रहा है, यहाँ पर सेंट्रोमियर बना रहा है। ये डीएनए क्या बना रहा है भाई, सेंट्रोमियर बना रहा है। अब ये जो सेंट्रोमियर है ना, इस सेंट्रोमियर का जो डीएनए सीक्वेंस होता है,
इस सेंट्रोमियर पर यहाँ पर जो डीएनए सीक्वेंस है, जो डीएनए सीक्वेंस है, उस डीएनए सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, इस डीएनए सीक्वेंस को हम बोलते हैं CEN रीजन। क्या बोलते हैं? CEN रीजन, यानी कि सेंट्रोमेरिक रीजन बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो सेंट्रोमेरिक रीजन होता है, यही सेंट्रोमेरिक रीजन रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? सेंट्रोमेयर के फंक्शन के लिए। सेंट्रोमेयर का फंक्शन क्या है? गुणसूत्र को अलग करना। इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया? सेग्रीगेशन डिवाइस नाम दिया। बात समझ में आ गई? तो ये रेस्पॉन्सिबल होता है, ये सेंट्रोमेरिक रीजन क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल होता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रोमियर फॉर्मेशन। बात समझ में आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भैया ये जो सेंट्रोमियर बनेगी ना, ये सेंट्रोमियर के बनाने में कौन रेस्पॉन्सिबल है? डीएनए सीक्वेंस का। ये डीएनए सीक्वेंस जिसका एक रीजन है, जिसको हम बोल रहे हैं CEN रीजन। मान लीजिए वो CEN रीजन ये है, तो यही पोर्शन क्या बनाएगा? आपका सेंट्रोमियर बनाएगा। अब ये कहीं पर भी हो सकता है, जैसे कि हमने क्रोमोसोम देखा, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, देखिए ना। तो इसका मतलब है कहीं कहीं पर तो ये शीर्ष के ऊपर होती है, क्रोमोसोम के ऊपर ही ऊपर होती है एक्रोसेंट्रिक। ठीक है। कोई भी बीच में होती है तो मेटासेंट्रिक के रीजन जहां पर चला जाता है उसको बोल देंगे सब मेटासेंट्रिक। फिर अगर बीच में है, बिल्कुल बीच में है, तो सब मेटासेंट्रिक, है ना। और एक बिल्कुल टेलोमियर पे है तो टीलोसेंट्रिक। तो जहां पर ये सीक्वेंस पाया जाएगा, ये सेंट्रोमेरिक रीजन पाया जाएगा, ये CEN रीजन पाया जाएगा, वही भाग रेस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए? सेंट्रोमियर बनाने के लिए। बात समझ में आ गई? जैसे जैसे हम बात करें कि ईस्ट जो होता है, जैसे हम एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट है आपके पास में, ईस्ट के अंदर क्रोमोसोम की संख्या होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 70। कितने क्रोमोसोम होते हैं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं इसके अंदर कितने? 70। ठीक है। 70 क्रोमोसोम होते हैं, और ये जो 70 क्रोमोसोम होते हैं, ये 70 क्रोमोसोम बिल्कुल 17 अलग अलग तरह के सेंट्रोमियर को रखते हैं। मतलब अलग अलग तरह का सीक्वेंस होगा यहाँ पर, इन 17 के 17 जो आपके क्या है? सेंट्रोमियर रीजन, उनके ऊपर 17 के 17 गुणसूत्रों के पास 17 ही टाइप का क्या होगा? सेंट्रोमियर होगा। मतलब हर गुणसूत्र के पास में ये स्पेसिफिक रीजन अवेलेबल होगा। बात समझ में आए? अब यहाँ जो 17 क्रोमोसोम होते हैं, इनके पास में ये जो सेंट्रोमियर रीजन होता है, ये देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, पहले समझो इस बात को कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो 70 क्रोमोसोम है यहाँ पर, ये 70 क्रोमोसोम के पास में ईच सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम, प्रत्येक क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर जो है इज डिफरेंट। क्या होता है? डिफरेंट होता है। प्रत्येक सेंट्रोमियर का जो क्रोमोसोम होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। बात समझ में आ गई ना? मतलब हर सेंट्रोमियर पर जो क्रोमोसोम है वो डिफरेंट, वो सॉरी, हाँ, हर सेंट्रोमियर पर, हर क्रोमोसोम पर, हर क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर डिफरेंट। क्रोमोसोम पर सेंट्रोमियर नहीं, सेंट्रोमियर पर क्रोमोसोम नहीं, क्रोमोसोम के ऊपर जो सेंट्रोमियर है 70 क्रोमोसोम है। देखो ऐसे समझते हैं इस चीज को। यहाँ पर जैसे ये 1 नंबर क्रोमोसोम हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, ये क्रोमोसोम हो गया। तो इसमें पर्टिकुलर हर सेंट्रोमियर, जैसे ये मान लेते हैं यहाँ सेंट्रोमियर है, तो यहाँ पर हमें मान लेते हैं कि यहाँ सेंट्रोमियर है, यहाँ मान लेते हैं सेंट्रोमियर है, ये यहाँ मान लेते हैं कि ये सेंट्रोमियर है, यहाँ मान लेते हैं, एक में यहाँ मान लेते हैं। तो प्रत्येक के पास में जो सेंट्रोमियर है ना, वो हर सेंट्रोमियर क्या होगा? अलग होगा, डिफरेंट टाइप का सेंट्रोमियर होगा। बात समझ में आ गई? अब ये जो सेंट्रोमियर होता है ना यहाँ पर, इस प्रत्येक क्रोमोसोम के ऊपर जो सेंट्रोमियर होता है ईस्ट में, उसका साइज होता है यहाँ पर लगभग 120 बेस पेयर। कितना होता है इसका साइज? इसका साइज होता है सेंट्रोमियर का लगभग 120 बेस पेयर का। 120 बेस पेयर का यहाँ पर आपको ये सेंट्रोमियर नजर आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी? तो ये हमारा डीएनए सीक्वेंस जो किस पे पाया जाता है? सेंट्रोमियर पर पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो ईस्ट का जो सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमेरिक रीजन होता है, इसके ऊपर
होता क्या है वास्तव में, यहाँ पर किस तरह के सीक्वेंस जो है वो हमें मिलते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब देखो, ईस्ट सेंट्रोमेरिक डीएनए सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, है ना। ईस्ट का सेंट्रोमेरिक डीएनए सीक्वेंस, यहाँ लिख देता हूं मैं, ईस्ट ईस्ट सेंट्रोमेरिक ईस्ट सेंट्रोमेरिक डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, ईस्ट का सेंट्रोमेरिक डीएनए सीक्वेंस, इसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो किस तरह का होता है, तो यहाँ हम देखें तो जो ईस्ट का डीएनए होता है वो इस तरीके का होता है भाई। यहाँ मैं बना देता हूँ सेंट्रोमेरिक डीएनए। ठीक, चलो कोई नहीं, पेन से बना देते, अच्छे से बन जाए। ये देखिए, ये इस तरह का सेगमेंट होता है इसका। ठीक है, इसको बोलते हैं आप लेफ्ट, लेफ्ट पार्ट होता है ये होता है राइट पार्ट इसका। एक लेफ्ट होता है, एक राइट पार्ट होता है। ठीक है, ये जो लेफ्ट पार्ट होता है यहाँ पर 9 बेस पेयर का एक सीक्वेंस होता है जिसे बोलते हैं CDE फर्स्ट। ठीक है, CDE का मतलब होता है कंजर्व्ड एलिमेंट फर्स्ट। ठीक है, दूसरा होता है CDE सेकंड, और तीसरा होता है CDE थर्ड। ठीक है, ये जो CDE कौन सा है, 1, CDE फर्स्ट है, ये होता है 9 बेस पेयर का। ठीक है, ये जो थर्ड होता है ये होता है 11 बेस पेयर का। ठीक है, ये होता है 11 बेस पेयर का। ये किधर होता है, ये लेफ्ट में होता है और ये राइट में होता है। ठीक है, ये जो लेफ्ट वाला होता है वो तो 9 बेस पेयर का है। दोनों के बीच का जो सेगमेंट है, इन दोनों के बीच का जो ये सीक्वेंस है, स्पेसिफिक सीक्वेंस, ये आपका होता है यहाँ पर मिड में होता है, बिल्कुल बीच में, दोनों के बीच में रहेगा। CDE फर्स्ट और CDE सेकंड के बीच में होगा। ये जो सीक्वेंस है आपका, ये मिडिल में होगा, और इस मिडिल में होगा, और इसका जो साइज होगा वो होगा लगभग 80 से 90 बेस पेयर का। ये तो 9 बेस पेयर का है, ये 11 बेस का है, और ये कितना होगा 80 to 90 बेस पेयर का। लेकिन ये जो भाग होगा ये कैसा होगा, 80 रिच सीक्वेंस होगा। कैसा होगा भाई, 80 रिच सीक्वेंस होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये कैसा सीक्वेंस है, 80 रिच सीक्वेंस है। अब यहाँ हम देखेंगे ये जो थर्ड पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ये जो थर्ड पार्ट है ये 11 बेस पेयर का है, पहली बात तो। दूसरी बात हम यहाँ पर करें इस 11 बेस पेयर वाले सेगमेंट की, तो ये जो 11 बेस पेयर वाला सेगमेंट होता है ये हाईली कंजर्व्ड होता है। कैसा होता है भाई, हाईली कंजर्व्ड होता है। ठीक है ना, पहली बात तो हाईली कंजर्व्ड होता है, बहुत ज्यादा कंजर्व होता है। दूसरा, यहाँ पर जो पॉइंट म्यूटेशन होता है वो बहुत जल्दी होता है। ठीक है ना, पॉइंट म्यूटेशन होता है वो जल्दी होता है, और उसकी वजह से ये ज्यादातर इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट म्यूटेशन जो होता है वो CCG सीक्वेंस पर होता है। देखो, ये जो है यहाँ पर क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है। चलिए इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है। पॉइंट म्यूटेशन लीड टू इनएक्टिवेशन यानी कि जो पॉइंट म्यूटेशन होगा उसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। थोड़ा सा पीछे सरका देते हैं। ठीक है, इनएक्टिवेट हो जाएगा ये वाला सेगमेंट। तो ये वाला सेगमेंट अगर पॉइंट म्यूटेशन होता है तो क्या हो जाता है जी, इनएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, इसको कलर कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेशल है तो कलर कर देते हैं अपन। ठीक, ये कौन सा रीजन है, थर्ड रीजन। और ये जो पॉइंट म्यूटेशन होता है यहाँ पर, ये कहाँ होता है, ये पॉइंट म्यूटेशन होता है इसका CCG पर। किस पर होता है, CCG सीक्वेंस पर। इसके अलावा और भी जगह हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा खोज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो होता है GC रिच सीक्वेंस होता है। इसका सीक्वेंस की अगर हम बात करें यहाँ पर, इस वाले पार्ट के सीक्वेंस की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, इस वाले का जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, CDE थर्ड का जो सीक्वेंस होता है वो होता है यहाँ पर TGA। फिर यहाँ पर 1 2 3 बार T लिखना है आपको, फिर इसके बाद में 2 बार C लिखना है, और फिर G लिखना है ना, 2 बार C और फिर G, और फिर उसके बाद में 2 बार A लिखना है। 2 बार क्या लिखेंगे, A लिखेंगे। तो ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है आपका कौन सा,
सी डी ई सेकेंड सीक्वेंस। सी डी ई तो समझ में आ गया ना, सी डी ई को बोल रहे हैं अपन कंजर्व्ड एलिमेंट। जो ये सी डी ई है, सी डी ई, इस सी डी ई का फुल फॉर्म है, इधर लिख देता हूँ, सी डी ई का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, कंजर्व्ड एलिमेंट है। सी डी ई का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है कंजर्व्ड कंजर्व्ड एलिमेंट। ठीक है, कंजर्व्ड एलिमेंट, इसका ये फुल फॉर्म सीडीई का नाम। सीडीई का नाम है कंजर्व, मतलब ये फिक्स रहेगा, या बदलाव नहीं होगा। अगर बदलाव होगा तो देखो, ये बदलाव होगा तो किस पर होगा, सी सी जी सीक्वेंस पर होगा। और सी सी जी सीक्वेंस कौन सा है, ये रहा। इस सी सी जी सीक्वेंस पर जो भी बदलाव होगा, म्यूटेशन वगैरह होगा, तो वो यहाँ पर किया जाए। ठीक है, तो पॉइंट म्यूटेशन की वजह से ये क्या हो जाता है, इनएक्टिवेट हो जाता है। पॉइंट म्यूटेशन अगर हो जाता है यहाँ पर तो क्या हो जाता है, ये इनएक्टिवेट हो जाता है। तो ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को बाइंड नहीं करवाता। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बाइंड नहीं होगा तो क्या नहीं बनेगा आपका, स्पिंडल फाइबर नहीं जुड़ेगा। स्पिंडल फाइबर नहीं जुड़ेगा तो क्रोमोसोम क्या नहीं होगा, सेग्रीगेट नहीं होगा। क्लियर बात, समझ में आ गई, बिल्कुल सिंपल बात है। चलिए आ जाइए, तो ये सी सी जी सीक्वेंस होता है जिसके ऊपर आपका पॉइंट म्यूटेशन पहुंच किया जाता है। अब ये जो पॉइंट म्यूटेशन वाली कहानी है ना, इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये कहानी बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से ये क्या हो सकता है, अगर यहाँ पर हो जाएगा क्या, पॉइंट म्यूटेशन, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा इनएक्टिव। क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन अगर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अदर बहुत सारे इसमें रीजन होते हैं, जैसे देखा जाए तो बहुत सारे जो प्रोटीन होते हैं यहाँ पर आकर जुड़ते हैं, है ना, एक कॉम्प्लेक्स तैयार करते हैं। ये सारे प्रोटीन यहाँ पर आकर जुड़ते हैं, पॉइंट म्यूटेशन भी यहीं पर होता है। ठीक, अब इस पॉइंट म्यूटेशन को रोकने के लिए क्या किया जाता है, इस पॉइंट म्यूटेशन को रोकने के लिए दूसरे प्रोटीन यहाँ पर जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, देखो क्या है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो होते हैं इसके ऊपर बाइंड होते हैं। कौन कौन से प्रोटीन कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बाइंड होते हैं, बात कर लेते हैं अपन उनकी भी। प्रोटीन complexes bind bind to this region, bind to this region। इस रीजन पर कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं वो बाइंड होते हैं। ठीक है, कौन से रीजन पर, सेंट्रोमेरिक रीजन पर, CEN रीजन पर कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है वो बाइंड होते हैं। तो अभी हमने देखा कि हमारा जो सेंट्रोमेरिक रीजन जो कॉम्प्लेक्स है वो ये इस तरह से, ठीक है, ये तीन पार्ट है इसके, एक बीच का है, देखो अभी मैंने डायग्राम बनाया ना, ये वाला, ये वाला डायग्राम के बात करें अपन। ठीक है, एक दो और तीन, तीन रीजन है इसके अंदर। तीन कौन कौन से हैं, एक है आपका सी डी ई फर्स्ट, एक है आपका सी डी ई सेकेंड, और एक है आपका सी डी ई थर्ड। ठीक है, ये अलग अलग सेंट्रोमेरिक रीजन है आपका। ठीक है, यहाँ पर जो प्रोटीन बाइंड होती है, जो कॉम्प्लेक्स बाइंड होते हैं प्रोटीन के, उनको हम बोलते हैं CBF। क्या बोलते हैं उनको हम, उनको बोलते हैं CBF। ठीक है, यानी कि सेंट्रोमेरिक बाइंडिंग फैक्टर। ठीक है, फर्स्ट, और CDE, ये जो सेंट्रोमेरिक बाइंड फैक्टर होता है, ये तो किस पे आकर बाइंड होता है, इस CDE फर्स्ट पर बाइंड होता है। मतलब यहाँ जो प्रोटीन बाइंड होगी इस जगह पर, इस CDE फर्स्ट पर जो प्रोटीन बाइंड होगी वो कौन सी होगी, CBF। CBF का नाम क्या है पूरा, इसका नाम है सेंट्रोमेरिक सेंट्रोमेरिक बाइंडिंग फैक्टर। बाइंडिंग फैक्टर, ये एक प्रोटीन है, और ये प्रोटीन कहाँ पर आकर बाइंड होती है, ये बाइंड होती है CDE पर। ठीक है, इसी तरह से जो हमारा थर्ड पोर्शन होता है यहाँ, ये जो CDE थर्ड होता है, ठीक है, इस CDE थर्ड के ऊपर और प्रोटीन आकर बाइंड होती है। कौन कौन सी, CBF थर्ड A, इसके अलावा CBF थर्ड B, और CBF थर्ड C। ये प्रोटीन यहाँ पर, तीनों प्रोटीन A B और C, सेंट्रोमेरिक बाइंडिंग फैक्टर थर्ड A थर्ड B थर्ड C, ये यहाँ पर आकर बाइंड होते हैं। और यहाँ आकर बाइंड होकर ये क्या बनाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स। क्या बनाएंगे भाई, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अब ये जो कॉम्प्लेक्स होगा ना, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बाइंड हो जाता है किसके ऊपर, CDE थर्ड के ऊपर।
अब ये कॉम्प्लेक्स एक बार बन जाता है तो फिर यहाँ पर म्यूटेशन के चांसेस नहीं होते। ठीक है, किसके चांसेस नहीं होते? म्यूटेशन के चांसेस नहीं होते। ठीक, अगर ये यहाँ पर बाइंड हो गया, अगर बाइंड नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? पॉइंट म्यूटेशन हो जाएगा और सेंट्रोमियर रीजन क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा। ये तो बात मैंने आपको पहले बता दी। अब ये जो बाइंड हुआ है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या काम करते हैं यहाँ पर? तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनाया ना, ये कॉम्प्लेक्स का काम होता है यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल को बाइंड करवाना। क्यों? क्योंकि इनकी जो एक्टिविटी होती है वो होती है मोटर एक्टिविटी, यानी कि प्रचालक क्रिया होती है। ठीक है, तो ये उस माइक्रोट्यूब्यूल को यहाँ पर अटैच करवाते हैं। ठीक है, तो इनकी जो एक्टिविटी होती है वो कौन सी होती है? मोटर एक्टिविटी ये शो करते हैं। मोटर समझते हैं ना, प्रचालक क्रिया। मोटर ये मतलब चल सकती है, इस तरह की फंक्शनल एक्टिविटी होती है, मतलब एक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स को क्या करवा लेते हैं? अपने अंदर अटैच करवा लेते हैं, ताकि कोई भी समस्या हो तो उससे निजात पाया जा सके। मतलब माइक्रोट्यूब्यूल अगर यहाँ पर आ जाएंगे, एक बार अटैच हो जाएंगे, तो फिर वो इस क्रोमोसोम को सेग्रीगेट करेंगे ही करेंगे, ये 100% श्योर। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करते हैं? मोटर एक्टिविटी करते हैं। मोटर एक्टिविटी करते हैं और ये मोटर एक्टिविटी क्या करवाती है? माइक्रोट्यूब्यूल्स को अटैच करवाती है। ये मोटर एक्टिविटी क्या करवाती है? अटैच अटैच माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स माइक्रोट्यूब्यूल्स को अटैच करवाने का काम करती है। तो ये था हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रोमियर। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीलोमियर। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। एक बार फिर से मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, सिंपल सा तो है नहीं कि आपको कुछ जो है करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। आपको इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तब जाकर आपको मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन समझ में आएगा, किसका? सेंट्रोमियर का। अब देखो, ये जो सेंट्रोमियर का मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्वेश्चन हर बार रिपीट हुआ है, बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। और लगभग कितने नंबर का क्वेश्चन है आपका? ये 10 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, 10 नंबर का टेलोमियर पूछा गया है, 10 नंबर का सेंट्रोमियर पूछा गया। अगर 20 नंबर में क्वेश्चन आया है तो पूरा कंप्लीट आया है, और अगर केवल 10 नंबर में आया है तो एक अलग अलग भाग करके आया है ना। लेकिन पूछा पूरा क्वेश्चन गया है 20 नंबर में। 10 नंबर आप सेंट्रोमियर के बारे में मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन लिखिए, और 10 नंबर का आप टेलोमियर के बारे में ऑर्गेनाइजेशन लिखिए। बात समझ में आ रही है ना? तो देखो, ये इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ना, बहुत सिंपल से होते हैं, बस हमें कुछ चीजें याद रखनी है। जैसे हमें सेंट्रोमियर के बारे में जो जानकारी है कि सेंट्रोमियर क्या है, तो सेंट्रोमियर क्या है? एक यूनिक रीजन होता है। ठीक है, इसको हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी बोल देते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं, बिल्कुल। यहाँ पर दो क्रोमेटिड आकर आपस में जुड़ जाते हैं, ये बात भी हमने कर ली। ठीक है, यहाँ पर जो प्रोटीन आकर जुड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर प्रोटीन जो बोलते हैं। यहाँ पर एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स असेंबल होता है, और ये जो प्रोटीन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर प्रोटीन बोलते हैं। अब ये जो काइनेटोकोर प्रोटीन होती है, इस काइनेटोकोर प्रोटीन पर दो सिस्टर क्रोमेटिड जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोटीन होती है, इन दो सिस्टर क्रोमेटिड की कैसी होती है? अपोजिट डायरेक्शन में लगी हुई होती है। ये देखो, दो सिस्टर क्रोमेटिड है, इनकी अपोजिट डायरेक्शन में ये प्रोटीन लगी हुई है। ये जो प्रोटीन है क्या काम करती है? तो ये प्रोटीन बाइंडिंग साइट होती है किसके लिए? माइक्रोट्यूब्यूल्स के लिए, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स को बाइंड करवाती है। यही बात हमने की। ये माइक्रोट्यूब्यूल क्या करती है भाई? तो माइक्रोट्यूब्यूल जो होती है वो क्रोमोसोम का क्या करवाती है? मूवमेंट करवाती है। क्रोमोसोम का क्या करवाती है? मूवमेंट करवाती है। किसमें? एनाफेज स्टेज में। ठीक है, अब हमने कहा कि भाई ये आप कह रहे हो कि ये जो सेंट्रोमियर रीजन है, ये सेंट्रोमियर रीजन एक प्रकार का डीएनए है। बिल्कुल डीएनए है। तो ये जो डीएनए सीक्वेंस होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है सेंट्रोमियर को। अब ये जो सेंट्रोमियर होती है, तो ये सेंट्रोमियर के पास में होती है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, भाई सेंट्रोमियर पर प्रोटीन आकर क्यों बाइंड हो? तो सेंट्रोमियर पर प्रोटीन इसलिए आकर बाइंड होती है क्योंकि इस रीजन पर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, एक इन्फॉर्मेशन होती है कि वो प्रोटीन को क्या करवा सके? असेंबल करवा सके। और हम ये भी जानते हैं कि जहां पर सेंट्रोमियर होगी वहीं से ये क्रोमोसोम जो होगा वो सेग्रीगेट होगा, मतलब पृथक होगा। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? पृथक्करण। तो वो क्रोमोसोम क्या होगा? वहां से पृथक होगा, हट जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यानी कि इसके पास में वो इन्फॉर्मेशन होती है। उस इन्फॉर्मेशन की वजह से ये क्या करती है? काइनेटोकोर को यहाँ पर असेंबल करवाती है। काइनेटोकोर क्या करती है? काइनेटोकोर एमटॉक कॉम्प्लेक्स बनाती है। ये एमटॉक कॉम्प्लेक्स क्या है? तो एमटॉक कॉम्प्लेक्स है माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर, यानी कि इसी जगह पर माइक्रोट्यूब्यूल आकर जुड़ेगी, कोई दूसरी जगह वो नहीं जुड़ेगी। ठीक है ना? यानी कि ये जो काइनेटोकोर है, ये क्या बनाती है? एमटॉक बनाती है। एमटॉक कॉम्प्लेक्स मतलब एमटॉक MTO कॉम्प्लेक्स, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो अगर याद नहीं रहे तो। MTO कॉम्प्लेक्स यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स बनाती है। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल कॉम्प्लेक्स है,
इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स को जोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल से भी काम चल सकता है और ज्यादा भी चाहिए। जैसे ईस्ट के अंदर बात करें तो सिंगल में भी काम चल रहा है, और ह्यूमन के अंदर अगर बात करोगे तो कितने चाहिए, 20 से 40 माइक्रोट्यूब्यूल्स को यहाँ पर असेंबल किया जाता है। अब हमने देखा कि ये जो सेंट्रोमेरिक डीएनए होता है ना भाई, इस सेंट्रोमेरिक डीएनए के पास में एक सीक्वेंस है जिसको हम बोल रहे हैं सेंट्रल रीजन, सेंट्रोमेरिक रीजन या सीईएन रीजन। इसको हम क्या बोल रहे हैं, इस रीजन, इस डीएनए को सीईएन रीजन। ये सीईएन रीजन ही रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, सेंट्रोमियर बनाने के लिए। ठीक है ना, सेंट्रोमियर तो बहुत बड़ा है, देखो काइनेटोकोर कितनी सारी जुड़ी हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक पर्टिकुलर पार्ट है, एक पर्टिकुलर रीजन है, एक छोटा सा पोर्शन है, एक छोटा सा भाग है, वो भाग क्या कहला रहा है, आपका सेंट्रोमियर रीजन कहला रहा है। और ये सेंट्रोमियर रीजन यानी कि सीईएन रीजन ही रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सेंट्रोमियर के कार्य के लिए, सेंट्रोमियर बनाने के लिए। अब जैसे हमने बात की, उदाहरण लिया हमने किसका, ईस्ट का। ईस्ट का उदाहरण लिया, हमने कहा कि ईस्ट के अंदर 17 क्रोमोजोम होते हैं, 17 क्रोमोजोम होते हैं, और ये 17 क्रोमोजोम जो होते हैं इन सबके पास में डिफरेंट सेंट्रोमियर्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट सेंट्रोमियर होते हैं, और ये जो डिफरेंट सेंट्रोमियर होते हैं अलग अलग जगह पोजिशन होते हैं, अलग अलग जगह पर स्थित होते हैं, और इनका साइज कितना होता है, 120 बेस पेयर तक का हो सकता है। ठीक है, फिर हमने जाना कि चलो भाई ठीक है, आप बोल रहे हो कि ये ईस्ट में ऐसा ऐसा होता है, तो ईस्ट का सेंट्रोमियर का स्ट्रक्चर बता दो भाई। तो ये ईस्ट का सेंट्रोमियर का डीएनए सीक्वेंस हमने बता दिया। यहाँ पर क्या है डीएनए सीक्वेंस ईस्ट का, ईस्ट का सेंट्रोमेरिक डीएनए सीक्वेंस ये है कि इसमें 3 भाग पाए जाते हैं सेंट्रोमेर में। इस एक को बोलते हैं हम सीडीई फर्स्ट, एक को बोलते हैं सीडीई सेकंड, और एक को बोलते हैं सीडीई थर्ड। सीडीई का मतलब क्या है, सीडीई का मतलब है कंजर्व्ड एलिमेंट। ठीक है, कंजर्व्ड एलिमेंट। अब ये जो कंजर्व्ड एलिमेंट है 3 है यहाँ पर डीएनए के सीक्वेंस में। एक जो लेफ्ट साइड में है वो 9 बेस पेयर का है, दूसरा जो 11 बेस पेयर का है वो किधर है, राइट साइड में है। इन दोनों के बीच में मिडिल में एक और पार्ट है सीडीई सेकंड, जो कितने बेस पेयर का है, 80 से 90 बेस पेयर का है, और ये एटीरी सीक्वेंस होता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है। लेकिन जो 11 बेस पेयर का होता है, 11 बेस पेयर का जो बेस सीक्वेंस होता है वो क्या है आपका, वो है आपका सीडीई थर्ड। ये जो सीडीई थर्ड होता है यहाँ पर म्यूटेशन की संभावना ज्यादा होती है। कौन से रीजन पर होती है, तो सीजी रीजन पर होती है। क्यों होती है, क्योंकि देखो इसका भी सीक्वेंस क्या है, एटीडी सीक्वेंस है। यहाँ पर भी सीजी जो है बहुत कम है। ठीक है, टी ज्यादा है तो एटीडी सीक्वेंस ये होगा। इस एटीडी सीक्वेंस की वजह से यहाँ पर इस सीसीजी पर क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है, और पॉइंट म्यूटेशन अगर एक बार हो गया तो आपका ये सेंट्रोमेर क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस इनएक्टिवेशन को रोकने के लिए काइनेटोकोर प्रोटीन यहाँ पर अटैच की जाती है। तो यहाँ पर अलग अलग रीजन पर अलग अलग तरह की प्रोटीन बाइंड होती है। ठीक है, जैसे कि आपका सीडीई फर्स्ट है तो इसके पास तो सीबीएफ प्रोटीन बाइंड हो जाती है, और सीडीई सेकंड है उसके ऊपर 3-4 कॉम्प्लेक्स बाइंड हो जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है। सीडीई सेकंड के ऊपर भी प्रोटीन बाइंड होती है, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं। ठीक है, अब देखो सीडीई जो है, सीडीई फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स है सेंट्रोमेरिक बाइंडिंग फंक्शन, ये सीबीएफ है ना, इसके ऊपर सेंट्रोमेरिक बाइंडिंग फैक्टर जो है यहाँ पर, बाइंडिंग फैक्टर फैक्टर जो है वो बाइंड होता है किसके ऊपर, सीडीई फर्स्ट पर। इसी तरह सीडीई थर्ड पर सीबीएफ ए थर्ड बी थर्ड सी ये बाइंड होते हैं। ठीक है, और ये सब बाइंड होकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स का काम क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स का काम होता है मोटर एक्टिविटी शो करना। क्या शो करते हैं, मोटर एक्टिविटी, प्रचालक क्रियाएं शो करते हैं, प्रचालक जो है स्ट्रक्चर शो करते हैं, ताकि इसकी वजह से क्या हो कि ये जो मोटर एक्टिविटी है, इस मोटर एक्टिविटी की वजह से ही जो सेंट्रोमियर है वो स्पिंडल फाइबर को क्या करा सके, अटैच करा सके, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल को अटैच करवाने का काम करते हैं। और जब माइक्रोट्यूब्यूल आपके अटैच हो जाएगी तो वही सीधी सीधी बात है, क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होगा ही होगा। इसलिए ये तरह की स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे फिर किसके बारे में, टीलोमियर के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, देखते रहिए आप। ओके, थैंक यू।